नमस्कार। एक किताब है अजपथों से हम हिम शिखरों तक। ये देखने कितना खूबसूरत कवर है इसका, और इसे लिखा है ललित पंजी ने। आमतौर पर मैं किताबों का रिव्यू करता नहीं हूँ, क्योंकि रिव्यू करना क्या मतलब, मैं वीडियो बनाने में बहुत सहज नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है जब कोई लेखक किताब लिखता है तो उसके कई साल अनुभव, मेहनत समझ लगती है। किताब यदि ललित पंच जैसे अर्थशास्त्री, जिन्हें बेहतर समाजशास्त्री कहा जाए, साथ ही कठिन यात्राओं के पथारोही लिखें तो मेरे जैसे अदने से लेखक का उनकी किताब पर कुछ लिखना कहना छोटा मुंह और बड़ी बात होगी। तब भी लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे प्रिय दादा हैं। पहाड़ों में क्या कई जगहों पर बड़े भाई या बड़ों को सम्मान स्वरूप दादा कहा जाता है। ललित दा को मैं पिछले 1987 से जानता हूँ, जब मेरा पिथौरागढ़ में प्रवास था। 86 से करीब 85-86 से 1992 तक उनसे मिलना, बातें करना बहुत कुछ सीखने जैसा ही है। अगर कुमाऊँ हो या घुमक्कड़ी को जानना सीखना हो तो उनसे बेहतर कोई नहीं, और उस घुमक्कड़ी को किताब, डॉक्यूमेंट्री, लेख में तब्दील करना हो तो उनके लिखे को पढ़ लो या मिलकर बतिया लो तो समझो कुछ तो लिखना सीख ही लोगे। उनकी किताब अजपथों से हिम शिखरों तक ऐसी अद्भुत किताब है जिसे पढ़कर आप वो सारी यात्राएं कर सकते हैं जिसका जिक्र इस किताब में है। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी ये है, जो लोग उत्कृष्ट हिंदी पढ़ना लिखना भूल गए हैं उन्हें ये किताब हिंदी सिखा देगी। पहाड़ों से, प्रकृति से प्यार तो सभी को होता है। ये किताब अद्भुत है। ये किताब पढ़कर निश्चित मानिए आप अगली गर्मियों में आदि कैलाश जरूर जाएंगे। दा ने जो किताब लिखी है वो आदि कैलाश तक पैदल चलने की दास्तान है, जिसमें हम चलते हुए रास्ते और गांव के लोगों को मिलते हैं। खान पान, संस्कृति, त्यौहार, इतिहास, इन जगहों का अर्थतंत्र, प्राचीन और वर्तमान समय के किस्से, कहानियाँ सब साथ साथ चलते हैं। मैं आदि कैलाश पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। उसकी शूटिंग हमने पिछले साल 2024 में के उत्तरार्ध में करीब की थी। 1980 और 90 के दशक में पिथौरागढ़ के अप्रवास के दौरान मैंने ललिता जैसे पथारोहियों से किस्से, कहानियाँ सुनकर खूब घुमक्कड़ी की थी। लेकिन 35 साल बाद जब इस बार शूटिंग करने गया तो दिल्ली से आदि कैलाश 1.5 दिन में ही पहुंच गए। सड़क मार्ग से जाकर आप लिख या बना क्या पाएंगे। सड़क मार्ग त्वरित सुविधा जरूर देता है, इससे हम अच्छे पर्यटक अवश्य बन सकते हैं। लेकिन मार्ग को पैदल नापने से जो आप जान, सीख और महसूस कर पाते हैं वो कहीं खो गया है। शूटिंग के बाद जब ललित दास से पिथौरागढ़ में मिला, अपनी फिल्म के लिए उनका इंटरव्यू किया, ये किताब उपहार में पाई, तब लगा डॉक्यूमेंट्री सिरे से लगेगी। उनकी इजाज़त से डॉक्यूमेंट्री अब उनके इंटरव्यू से ही रफ्तार पकड़ेगी। किताब में कहने को 3 यात्राएं हैं, लेकिन पढ़ते समय आप साक्षात खुद को वहाँ पाते हैं जो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले छोटा कैलाश की यात्रा है। मोटर मार्ग से पिथौरागढ़ से धारचूला 35 साल पहले भी जाते थे और आज भी जाते हैं। लेकिन ये किताब साथ रखेंगे तो आपकी घुमक्कड़ी का मिजाज ही बदल जाएगा। आपको लगेगा आपको बहुत कुछ पता है। इससे देखने का नज़रिया आपको बेहतर सीख देगा।
शौकाओं वन राहतों की पीड़ा को इस किताब के माध्यम से अंदर तक महसूस किया जा सकता है। तवा घाट से लिपू तक के सफ़र को दा की एक पंक्ति से समझा जा सकता है। वो लिखते हैं, सच जाने तो इस हिस्से के शौका आदिम समाज की पूरी अर्थचर्या व प्रवासी जीवन की रीति इसी लिपू मार्ग पर टिकी थी। पूरी यात्रा ऐसे छोटे किस्से कहानियों से भरी है जिसमें आप छोटी सी चाय की दुकान का जिक्र भी पाएंगे तो स्कंद पुराण में लिखे विवरण भी बहुतायत में है। वन राउत पर उनके लिखे ने मेरी इस दुर्लभतम आदिम जाति पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की जिज्ञासा बढ़ा दी है। जौलजीबी गौरी और काली नदी का संगम स्थल है। इतनी छोटी सी बात बड़ी बात की जानकारी इसी किताब से मिलेगी। ये भी कि काली को ही महाकाली या शारदा नदी भी कहा जाता है। इसलिए जब आदि कैलाश जाए तो ये किताब बगल में होना चाहिए। इसी किताब से पता चला कि स्कंद पुराण के मानस खंड में कैलाश मानसरोवर जाने का हजारों साल से यही परंपरागत मार्ग है। धारचूला, तवाघाट, ठाणीधार और चौदास इलाके में प्रवेश होता है। यहीं से 14 गांवों से मिलकर बना चौदास के लिए क्या खूब लिखा है। यह भूमि शिव की क्रीड़ास्थली रही है और शिव के 14 डमरुओं के 14 निनाद ध्वनित होते हैं चौदास में। किताब में चौदास का खूबसूरत विवरण है। वो लिखते हैं, यहाँ से काफ़ी संख्या में लोग धारचूला, पिथौरागढ़, हल्द्वानी व अन्य महानगरों की ओर पलायन कर गए, लेकिन क्या सड़क मार्ग ने पलायन रोका है, इसकी जिज्ञासा मेरे मन में है। ये जिज्ञासा मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मेरे मन में है। सेब की बनी हल्की मादा चपटी का जिक्र भी कई बार है। शायद कठिन बर्फीले मौसम के कारण स्थानीय लोगों ने इस पेय को ईजाद किया होगा। कश्मीर के बकरवाल, हिमाचल की गद्दियों की भांति उत्तराखंड के भेड़ पालक यानी अड़वालों की अद्भुत कहानी इस किताब का रोचक हिस्सा है। पिछड़े समाजों के उत्थान के लिए योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन अड़वाल समुदाय का इससे वंचित रह जाना निश्चित ही सामाजिक न्याय की दृष्टि से गंभीर चिंता का विषय है। एक पथिक जिसको सिर्फ अपनी यात्रा लिखना चाहिए, यदि वो समाज के लिए इतना जागरूक होगा तो निश्चित ही उनकी बात आज नहीं तो कल उत्तराखंड सरकार तक पहुंचेगी। उनके लेखन से इस पीड़ा को समझा जा सकता है। ललितदा लिखते हैं, तिथला कोट से संबरी पहुंचकर हमने खूब खिचड़ी खाई। इस आंचलिक केंद्र में एक सहज अपनापन मिलता है। ठंडा पानी, चाय, छोले और लोगों में निपट पहाड़ीपन भी। जब कभी मौसम के चलते ये घुमक्कड़ अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचवाते तब इनके रुकने खाने के लिए सैनिक पड़ाव मदद करते। ऐसा कई जगह किताब में विवरण है। एक वाक्य से इसे समझा जा सकता है। ललितदा लिखते हैं, सुकून इस बात का है हमारे सैन्य बल के लोग मानवीय संवेदनाएं रखते हैं और किसी भी सीमा तक ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं। मालपा के विषय में ललितदा लिखते हैं, व्यास की ओर जाने वाले या चौदास की ओर लौटते पथिकों का ये विश्राम स्थल था। भोजन, जलपान व आवास की ठीक ठाक सुविधा यहाँ उपलब्ध थी और थके हारे यात्री उसका सुख भोग करते थे। लेकिन 18 अगस्त 1998 की मध्यरात्रि थी। तेज वर्षा के कारण भू गुरुत्वाकर्षण में असंतुलन से पर्वत शिखर में पड़ी दरारें फैली और बहुत बड़े पत्थर का पहाड़ दरका। भारी बोल्डर, कंकड़, पत्थरों के विशालकाय मलबे ने मालपा को जमींदोज कर दिया तथा पूरी बसासत को छत विक्षित कर मलबा काली नदी के तेज प्रवाह तक पहुंचा और इस हजारों टन मलबे के तले कैलाश मानसरोवर के 60 यात्री समेत कुल 210 लोग काल के गाल में समा गए। अभी हम जब अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए मालवा पहुंचे तो पता चला एक यात्री उनमें से जीवित है जिसकी तलाश हमें है। ललितदा लिखते हैं, प्रकृति का ऐसा विध्वंस, मालपा पड़ाव स्थल अब मानचित्र से गायब है। पूरी घाटी के लोग इस त्रासदी से विषिप्तता की अवस्था में मौन थे। एक गहरा दर्द था, संताप था पूरे वातावरण में। बूंदी से गरब्यांग के बीच छियालक के मैदान का जो विवरण लिखा गया है, लगता है मोटर मार्ग से जाने पर भी यहाँ जाना चाहिए। ललितदा लिखते हैं, छियालक जैसे मनोहारी बुग्याल ही प्राकृतिक रूप से प्रकृति के साथ
तदात्म स्थापित कराते हैं, जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और हजारों हजार प्रकृति प्रेमी, शांति के खोजियों, तीर्थयात्रियों, पर्वतारोहियों, पथारोहियों को भी, जो हिमालय के दुर्गम अंतर्वर्ती क्षेत्रों में पहुंच उनके सौंदर्य व नाजुक परिस्थितिकीय तंत्र का चिर अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सोच रखते हैं। करब्यांग गांव के विषय में इस किताब में जितना बेहतरीन लिखा गया है, शायद ही कहीं और लिखा गया होगा। अभी भी 40 परिवार 10-15 फीट बर्फ के बाद भी जीवन यापन के लिए मजबूर हैं। स्वाभाविक है, सड़क मार्ग बनने के बाद सुविधाएं बढ़ी हैं तो ये दिक्कत अब कम हुई होगी। करब्यांग से गुंजी गांव आने के बाद नदी तल से 100 गज ऊपर है। पूर्व की ओर मानेलिया का मैदान और ऊंची पहाड़ी में व्यास मंदिर है। स्थानीय लोगों का मानना है महर्षि व्यास इस स्थल पर प्रवास में रहे, बाद में इसी घाटी की व्यास गुफा में रहे। इसी का जिक्र मानस खंड में है। काला पानी का हल्ला पिछले कुछ सालों से मीडिया और राजनीतिक चर्चा में रहा है। दा लिखते हैं, इस सीमावर्ती क्षेत्र को देखकर विचार उठता है, हमारी राजनीतिक विचार दृष्टि के ताने बाने में, हमारी विदेश नीतियाँ कूटनीतियों की घेराबंदी में जीवन का बहुत बहता ही सतत प्रवाह अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। काला पानी विवाद पर दा ने बहुत सुंदर लिखा है। पथारोहण के अनुसार लिपुलेख पहले पड़ता है, जबकि हम मोटर मार्ग से गए तो पहले गुंजी पड़ता है। टी पॉइंट से दाएं गए तो करीब 1 घंटे के ऊबड़ खाबड़ मार्ग पर चलते ओम पर्वत पहुंचते हैं। ओम पर्वत दृश्यावलोकन से बाएं लिपुलेख मोटर मार्ग है, जिस पर करीब 40 मिनट बाद कैलाश मानसरोवर वाले कैलाश पर्वत का साक्षात देखा जा सकता है। ये मेरा अंदाज है, 40 मिनट से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 1 आध साल में मोटर मार्ग इतना अच्छा हो जाएगा कि 40 मिनट से कम समय में ही कैलाश मानसरोवर वाले कैलाश पर्वत को हम वहाँ से देख सकते हैं। व्यास मंदिर में 2 सांप मिलते हैं जो हमें देखने को मिले, ये दा लिखते हैं। इससे आगे गुंजी के हरेक पहलू को ललित दा ने विस्तृत लिखनी दी है। गुंजी से कुटी के बीच गांव नाबी का अद्भुत विवरण दिया गया है। उन्होंने कालीन बुनाई का विवरण ऐसा दिया है, पढ़ते हुए महसूस करेंगे आप खुद उस बुनाई का हिस्सा हैं। इसी क्रम में अमृता प्रीतम के लेख को तारतम्यता दी है। नाबी गांव में एक कठिन तर्रे के द्वारा बूंदी पहुंचा जा सकता है। किताब की खूबसूरती है, सीधे चलते हुए अचानक ऐसा यूटर्न लेते हैं दा की किताब रहस्यमय हो जाती है। किससे कहानियों चढ़ाव उतराव के बीच में हाँफते व्यक्ति अपनी सांसों को व्यवस्थित करेगा या ऐसे में भी कहानी पिरोएगा। हर हिस्से में प्रकृति के विवरण को पढ़कर आमतौर पर बोरियत होती है, लेकिन इस किताब में ऐसा कोई स्कोप है ही नहीं। आप सोच रहे होंगे जब कोई समीक्षा लिखी जाती है तो कमियां भी तो लिखी जाती हैं, तो मैं कमियां भी लिख देता हूँ। ये किताब किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है। इतनी बेहतरीन किताब का लोगों के लिए उपलब्ध ना होना इस बात की सबसे बड़ी खामी है। इसकी शिकायत मैंने की है। ये किताब ऐसी है कि जो भी आदि कैलाश जाए, यदि उसको उपलब्ध हो तो मोटर मार्ग में पड़ने वाले गाँवों में भी वह जरूर जाएगा, उन गाँवों को समृद्ध करेगा। मैं दा से पूछकर इस किताब को कमेंट्री फॉर्म में पेश कर सकता हूँ ये, लेकिन मुझे इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, जिससे कि ये किताब सुनाई भी दी जा सके, तो इसके लिए मैं परमिशन लूँगा। सरल पहाड़ी लोग जब कुछ कहो, जैसे दा ने कहा, हरीश सब ठीक ही ठहरा, करते हैं कुछ। जो किताब किसी बड़े पब्लिकेशन हाउस से आराम से प्रकाशित हो सकती है उसे दा ने अपने प्रयासों से प्रकाशित कर दी, और इतने भर से उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया। अब मैं उनकी इस अद्भुत किताब को किसी बड़े पब्लिकेशन हाउस से प्रकाशित कराने का संकल्प लिया हूँ। अब आगे कुटी की शांति कुटियाल, जिन्होंने संकल्प लिया कि अपने जीते जी जोलिंग कांग पार्वती सरोवर छोटा कैलाश को एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करके रहेंगी। जो मंदिर पार्वती सरोवर में स्थित है उसका निर्माण उन्होंने ही गांव की अन्य महिलाओं के सहयोग से 1972 में स्थापित कराया था। मुझे नहीं पता शांति कुटियाल हैं या नहीं। यदि हैं तो उन्हें खुशी होगी कि उनकी इच्छा पूर्ण हुई।
प्रधानमंत्री मोदी के आदि क्लास आने के बाद उनके इस धार्मिक पर्यटकों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। खूंटी का पांडव किला, कुंती शिला, उनकी कहानियाँ जानने के लिए किताब पढ़िए। कुंती शिला मतलब एक बड़ा पत्थर जिसको शिला कहते हैं वहाँ के लोग। किताब पढ़िए और किताब लेकर खूंटी की यात्रा करें जो अब मई में शुरू होगी। ज्या पीजिए या चकती, उसकी पूरी कहानी किताब में ही मिलेगी। प्राचीन निकरचू व्यापारिक मंडी का इतिहास मिलेगा। पार्वती ताल आदि क्लास की बात करते करते 1964 की मंगस्याधुरा की सच्ची कहानी अद्भुत है। मंगस्याधुरा टॉप से कैलाश मानसरोवर दर्शन का किस्सा पढ़ते आश्चर्य मिश्रित रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसे पता था 1964 का वो किस्सा 1924 में वास्तव में सच हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी जहाँ ये बन रहा है, ये स्थान बन रहा है जहाँ से हम कैलाश मानसरोवर देख सकते हैं, वो मंगस्याधुरा ही है या कोई नया है, उसके लिए ये एक देखना पड़ेगा इसको। किताब को पढ़ते सजोते नोट्स बनाते एक आवाज़ आई। ललित दा से शिकायत रहती थी। हमेशा उनसे कहता था, दा आपके पास इतना कुछ देने को है, आप देरी क्यों कर रहे हैं। हमेशा लगता रहा वो आलसी हैं या उम्र और पारिवारिक विपदाओं का असर उन्हें दरकार रहा है। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद इतना निश्चित है, ये कालजयी लेखन है। कोई एक किताब कैसे किसी को अमर कर सकती है, वो परिश्रम इसमें दिखाई देता है। अभी भी उनके पास कम से कम 25 किताबों का भंडार सजा हुआ है, लेकिन अब कोई शिकायत नहीं उनसे। अपने कहे की माफ़ी। इस तरह के लेखन परिश्रम का मैं तो सिर्फ सपना ही देख सकता हूँ। मुझे याद आता है पत्नी मीनाक्षी और बेटी इहा के साथ पहली बार जब पिथौरागढ़ गए तो दोनों को कुछ भी प्रभावित नहीं कर पाया, लेकिन ललित दा के यहाँ बतियाया समय उन्होंने आज भी याद है और उसे ही दोनों पिथौरागढ़ की उपलब्धि मानती है। 1950 दशक का जो विवरण किताब में है वो तिब्बत चीन भारत धंधों पर व्यापक प्रकाश डालती है। साथ ही भारतीय सीमांत पहरेरों का अद्भुत संग साथ किस्से बेहद रुचिकर और शिष्टता लिए हुए हैं। इस यात्रा के सबसे कठिन मार्ग शिमला दर्रे को पार करना सबसे चुनौतीपूर्ण था। 5 पथारोहियों की अद्भुत कहानी, उनकी जिजीविषा, हिम्मत, डगर, दिमाग, शरीर का संतुलन, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, इसने ही वो वजह थी जिनमें वो सफल हुए। मैं कई कठिन यात्राओं का पथारोही रहा हूँ। कई बार सरल राहों में एक गलत कदम आपको हजारों फीट गहरी खाई में पहुंचा सकता है। ऐसे में कोई राह ही ना हो तो जोखिम को समझा जा सकता है। शिखर पाठक दा का पथनायक होना किसी भी कठिन जोखिम से भरी यात्रा को सरल और साहस पैदा करता है। किताब को पढ़ते हुए ये समझा जा सकता है। किताब में शिमला दर्रा के आर पार की यात्रा सिरहन पैदा करती है। वो लिखते हैं, लगभग 11 बजे हम अंततः अथक जीवन शक्ति लगाकर शिमला गुरुद्वार में पहुंच गए। भीषण थकान सबके चेहरे पर अवश्य थी, लेकिन समुद्र तल से 18,030 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने की अनोखी चमक भी हम सबकी आंखों में थी। शेखर ने स्वागत में हाथ फैलाया और गहरी जादू की झप्पी दी। ये हमारी यात्रा का उच्चतम बिंदु था। यात्रा का अंत हुआ। तवा घाट से शुरू हुई यात्रा यहीं खत्म हुई, लेकिन तब तक इतना कुछ मानस पटल पर अमिट हो चुका था कि दास से आज भी बात करो तो वो जीवंत हो उठते हैं, एक बच्चे की माफिक। वो इस या किसी भी यात्रा पर घंटों बात कर सकते हैं और विशेषता ये कि हर बार वही बात आपको खासी लगेगी। ये समीक्षा सिर्फ किताब की पहली यात्रा की है। 2 यात्राएं अभी बाकी हैं, वो भी शीघ्र। अभी तो कैलाश मानसरोवर घूमी है। ये किताब इतनी अद्भुत है कि
इसको एक बार पढ़कर तो संतुष्टि ही नहीं होती। आप इस किताब को मैं भी कम से कम 3 बार पढ़ चुका हूँ। एक बार पहले मैंने पढ़ी, दूसरी बार जब मैंने नोट्स बनाने के लिए किताब पढ़ी, और ये किताब मेरे सिरहाने पे रहती है, और तब मैं खोल के इसको पढ़ने लगता हूँ। आप जहाँ से भी शुरू करेंगे आपको बहुत रोमांच और इतनी जानकारी मिलती है वो अद्भुत है। ये देखिए, ये मैप है पूरा, ये फोटो देखिए कितने खूबसूरत है। एक से एक देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, उस समय, और हाँ, ये किताब जो है, हम डिस्क्रिप्शन में एड्रेस डाल देंगे किताब कहाँ से मिलेगी आपको। आप वहाँ से किताब मंगा सकते हैं। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ जल्दी ही ये किताब किसी अच्छे बड़े पब्लिकेशन हाउस से हो, और अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध हो। इसमें बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो भी हैं, और बहुत मन से लिखी गई किताब है। देखिए आप, ये जैसा मुझे दादा ने बताया कि वो जल्दी एक पिक्टोरियल बुक भी लेकर आने वाले हैं, और मैं इस महीने संभवतः जाऊंगा एक बार मुलाकात करने उनसे, अपने डॉक्यूमेंट्री के विषय में बात करने, और उसी समय एक दो और डॉक्यूमेंट्री की बात करूंगा। तो इस तरह से ये किताब का रिव्यू मैं कर पाया, और जल्दी ही इसके जो 2 और यात्राएं हैं, जो नामी ग्लेशियर, बढ़ते कदम, दरकती बर्फ़, और तीसरा है आदिम राहों में आदिम यात्रा, छिपला केदार जात। ये मुझे लगता है इस किताब की सबसे कठिन यात्रा है, और इसमें मुझे कहते बड़ी खुशी हो रही है कि इसमें ललित खत्री जी दादा थे हमारे। बाकी लोगों में दिनेश चंद्र बिष्ट, ललित खत्री, शेर सिंह रौतेला, खेला गांव से दिलीप सिंह तथा ललित पंत। इसका रिव्यू हम जल्दी करेंगे, क्योंकि ये यात्रा भी बहुत अद्भुत थी। इसमें नंगे पैर चलना था कितने ही किलोमीटर, तो उसको हम जल्दी ही आप लोगों के समक्ष पेश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।